नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अमरकंटक से बड़ी खबर है। नर्मदा मंदिर के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है और भक्तों को अब मर्यादित वस्त्रों में ही, मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर में एंट्री दी जाएगी। मंदिर आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया। पहनावे के लिए मंदिर प्रबंधन ने ड्रेस कोड लागू किया है। मंदिर की गरिमा बनाए रखने की पुजारियों ने अपील। मंदिर के साइन बोर्ड पर पहनावे के नियम भी लिखे हैं। तो नर्मदा मंदिर के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। मंदिर आने वाले भक्तों के लिए यह ड्रेस कोड लागू हुआ। पहनावे के लिए मंदिर प्रबंधन ने ड्रेस कोड लागू किया है। मंदिर की गरिमा बनाए रखने की पुजारियों ने अपील की। मंदिर के साइन बोर्ड पर पहनावे के नियम भी लिखे। कम से कम धार्मिक स्थान में, सार्वजनिक स्थलों में जहाँ पे जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें। धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आ पाए हैं और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं क्या कहेंगे आपको बुरा लगे कि, लेकिन आपको निर्लज्ज होकर के मत आइए हमारे मंदिर में। दक्षिण के जितने भी प्रतिष्ठित देवस्थानम हैं वहाँ पर सब में गणवेश का विशेष ध्यान दिया जाता है। वही परंपरा इस प्राचीन नर्मदा उद्गम मंदिर का है, जो दक्षिण की परंपरा से ही निर्मित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित देवस्थानम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मंदिर में माताएं एवं सभी पुरुष वर्ग भी गणवेश का विशेष ध्यान रखें और मंदिर के अनुकूल वस्त्र पहन के आएँ, तभी वो दर्शन के योग्य माने जाएंगे। अन्यथा वो मंदिर के अंदर प्रवेश ऐसे वस्त्रों में न करें जो प्रमाणित नहीं है, जो मंदिर के पूजन के लिए नहीं। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सनातन धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर अब धीरे धीरे ड्रेस कोड लागू हो रहा है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब उन्हीं में नर्मदा मंदिर भी शामिल हो गया। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए, मां नर्मदा पूरे देश और पूरे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है। मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी भी मानी जाती है और करोड़ों लोगों की आस्था मां नर्मदा से जुड़ी हुई है। अनूपपुर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है और उद्गम स्थल का जो प्राचीन मां नर्मदा का मंदिर है, वहां पर अब एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब आपको मर्यादित वस्त्रों में ही नर्मदा मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा और आप दर्शन कर सकेंगे। आप अगर मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको अपनी वेशभूषा का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित आपकी वेशभूषा ना हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और जिस तरीके से न सिर्फ अमरकंटक में बल्कि पहले भी जिस तरीके से अन्य मंदिरों में भी ये बात निकलकर सामने आई कि मंदिरों में जो वस्त्रों का निर्धारण है वो कर दिया गया है ताकि मंदिरों में किसी भी तरीके की फुहड़ता ना हो। और कई बार देखा गया है कि आपत्तिजनक वस्त्रों के चलते विवाद की स्थिति भी बनी है। छेड़छाड़ जैसी घटनाएं जो है वो भी निकलकर सामने आई है। इसलिए ये पूरा निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं ये साउथ इंडिया से प्रेरित है, जहां पर कहा जा सकता है कि एक अभियान की तरह देखा गया कि मंदिरों में वस्त्रों का निर्धारण कर दिया गया, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो या पुरुष वर्ग के लिए हो, ताकि जब आप मंदिर जाएं तो अपनी वहां पर एक सभ्यता का परिचय भी दें और भारतीय संस्कृति का परिचय भी दें। भारतीय संस्कृति में हर जगह जब आप जाते हैं, अलग अलग जगहों के लिए जो वस्त्र है और जो वेशभूषा है वो कहीं ना कहीं पारंपरिक रूप से निर्धारित है और अगर आप उसको धारण करते हैं तो इससे आपके मन को भी अच्छा लगता है। और जो जिस जगह पर आप जाते हैं, मंदिर हो, देवस्थान हो, तो वहां की भी जो एक मर्यादा है, वो एक जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं बना रहता है और एक इससे अच्छा मैसेज भी जाता है सुमित। तो इसलिए ये पूरा निर्णय जो है वो लिया गया है। और समाज के अलग अलग मंदिरों में जो ड्रेस कोड लागू हो रहा है, धीरे धीरे मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हर मंदिर में ये नियम लागू हो जाएगा। और इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
निश्चित तौर पर सुमित, देखिए ये बेहद जरूरी कदम मैं इसको मानता हूं, और अब तक जिन मंदिरों में इस तरीके का फैसला लिया गया है वहां पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति निकलकर सामने नहीं आई है। समाज के हर वर्ग ने, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या समाज के विभिन्न तबके हों, विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, उन सभी लोगों ने इस पूरे निर्णय का, इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। क्योंकि जब अगर आप एक पार्टी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप पार्टी वियर वहां पे वस्त्र पहनते हैं और वहां पे जिस तरीके की जरूरत होती है उस तरीके का आप वहां पे आचरण भी करते हैं। तो फिर जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर भी मंदिर की मर्यादा के अनुसार, वहां की परंपराओं के अनुसार आपको वस्त्र और वेशभूषा में रहना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो ये एक जो सिलसिला चला है, एक जो अभियान पूरे देश भर में देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बेहद सराहनीय भी इसे कहा जा सकता है, और इस पहल का लोग स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा सुमित, कुछ दिनों पहले महाकाल मंदिर की अगर बात करें तो कुछ रील्स वहां से वायरल हुए थे, कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, और महाकाल मंदिर के अलावा भी अन्य जगहों से इस तरीके की वीडियोस और रील्स वायरल हुए जिनको लेकर आपत्ति हुई कि पश्चिमी गानों पर या एक गैर निर्धारित वेशभूषा में वहां पे कुछ रील्स बनाए गए, और वो जो वीडियो वायरल हुए उस पर लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो, अप्रिय घटनाएं ना हो, इसलिए ये पूरा एक जो एक अभियान है कि वस्त्र और ड्रेस कोड लागू हो, आप अपनी सभ्यता का वहां पे परिचय देते हैं, तो बहुत सारे विवादों से भी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर वास्तु हम कह सकते हैं कि मर्यादा बनी रहे, मंदिर की गरिमा भी बनी रहे, यही वजह है कि ये नियम लागू हो रहे हैं। वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, तीसरी रेलवे लाइन का काम जारी है, 10 ट्रेनें कैंसिल हो गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में तीसरी रेल लाइन का कार्य चल रहा है। बधवा 12 स्टेशन के पास चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम। शालीमार भुज एक्सप्रेस 2 सितंबर को और भुज शालीमार एक्सप्रेस 5 सितंबर को कैंसिल रहेगी। उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस 2 सितंबर को और शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस 3 सितंबर को कैंसिल रहेगी। वलसाड-पुरी एक्सप्रेस 31 अगस्त 7 सितंबर को और पुरी वलसाड एक्सप्रेस 3 और 10 सितंबर को कैंसिल। इसी तरीके से इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस 1 से 7 सितंबर तक और बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस 2 से 8 सितंबर तक कैंसिल हैं। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 30 अगस्त से 8 सितंबर तक, वहीं भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 1 से 10 सितंबर तक कैंसिल रहेंगी। इंदौर से बड़ी खबर, कोर्ट ने दिलाया है 1 करोड़ 30 लाख का मुआवजा। जी हां, बुजुर्ग महिला को कोर्ट ने ये मुआवजा दिलवाया। बीमा कंपनी से महिला को मुआवजा दिलवाया है कोर्ट ने। महिला के बेटे और बहू की मौत हुई थी दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में बेटे बहू की मौत हो गई थी। दोनों की मौत से कमाई का जरिया खत्म हो चुका था और इसी पर कोर्ट ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया है महिला को। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो 6 नवंबर 2016 का है। जो उनके बेटे हैं आयुष, उनकी बहू श्वेता, ये दोनों घर से निकलते हैं किसी काम के लिए और निपानिया क्षेत्र में एक कंटेनर जो अंधेरे में खड़ा था, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, तेज रफ्तार जो उनकी कार थी वो जाकर सीधा कंटेनर में घुस जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। परिवार में सिर्फ दादी और जो उनका छोटा बेटा था, यानी दादी और पोते ही परिवार में बचे थे। जो दादी हैं मालती देवी दीक्षित की ओर से परिवाद पेश किया गया था न्यायालय में क्लेम के लिए और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि परिवार को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो आयुष है वो निजी कंपनी में बड़े पद पर काम करते थे और श्वेता भी बैंक में मैनेजर थी और जीवन यापन के लिए इन पैसों की इन परिवार को अब जरूरत है। और कहा कि कुछ राशि को एफडी भी कराई जाए इसमें से, कि जो जब बेटा बड़ा होगा तो वो बेटा उसे उनके पढ़ाई के लिए और तमाम दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिवार को आर्थिक तंगी से परेशान ना होना पड़े, भविष्य में पैसों की किल्लत से परेशान ना होना पड़े, तो इसलिए एक अमाउंट को एफडी भी किया जाना चाहिए। तो कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए बीमा कंपनी को आदेश दिया गया है कि वो परिवार को दे। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया।
भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेष समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया। कांग्रेस के विरोध के बाद आयोग अब हरकत में आया। आयोग का मुख्य सचिव को पत्र है। 21 दिन में जांच कराकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। भोपाल उत्तर से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं आलोक शर्मा। तो भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की मुश्किलें, मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विशेष समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर अब अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब आयोग हरकत में आया है। आयोग का मुख्य सचिव को पत्र है। 21 दिन में जांच करवाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आपको बता दें, भोपाल उत्तर से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं आलोक शर्मा। जो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की थी प्रत्याशियों की, उसमें आलोक शर्मा का भी नाम शामिल है। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक विशेष समुदाय पर दिए बयान को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने अब मामले में संज्ञान ले लिया है। कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रही थी, अब अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मसले पर संज्ञान लिया। मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अल्पसंख्यक आयोग ने 21 दिन में जांच कराकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। भोपाल उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं आलोक शर्मा। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक विशेष समुदाय को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस मतलब विपक्षी पार्टी तो विरोध कर ही रही थी। लेकिन अब अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा है। लेटर में 21 दिन में जांच करवाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। आपको यह भी बता दें कि भोपाल उत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा। बीजेपी ने अपनी सूची में 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। उसमें भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और भोपाल उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई अब नजर आ रही हैं। एक विशेष समुदाय को लेकर दिए बयान पर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी साल में आधी आबादी पर सरकार का फोकस है। रक्षाबंधन के पहले बहनों को बड़ा तोहफा मिल सकता है सरकार की तरफ से। सीएम शिवराज की तरफ से रक्षाबंधन के पहले सीएम लाडली बहनों से संवाद करने वाले हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में दोपहर करीब 1 बजे लाडली बहना सम्मेलन है और इस सम्मेलन में लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। वहीं बीजेपी में फिर बैठकों का दौर जारी है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। पार्टी के दिग्गज बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे।
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और वहां के सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया। आलोक कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। वहां की सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही है। बजरंग दल अब इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहां के ईसाई मिशनरी इन चीजों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने यह कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मान चिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए। आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। हेडलाइन